तो इस तरह से दो गोरे आके और शेख हसीना के मुंह के सामने उनको बोले कि आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद उनके लिए समस्याएं शुरू हो गई वहाँ पे, और समस्याएं होती होती इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें आधे घंटे के नोटिस पे अपना घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो चित्र हैं वो भयावह हैं चित्र। ये नई ब्रीड है आतंकवादियों की जो अंग्रेजी के अंदर बात कर सकती है, जिसके बारे में हम एक दफ़े यहाँ चर्चा किए थे, तालिबान 3.0। बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, टाई पहन सकते हैं, लेकिन असली में ये चाहते वो इस्लाम है जो 1600 साल 1500 साल 1400 साल पहले था। उसके अलावा इनका कोई मतलब है नहीं मकसद। इन लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के पुलिस वालों को मारा है, इन्होंने प्रोफेसर्स को मारा है, उन्होंने टीचरों को मारा है, उन्होंने इंडिया कल्चरल सेंटर फूंका है। जब पाकिस्तान के लोग, आर्मी के लोग इन रजाकारों के साथ मिलके गांव-गांव में जाके हिंदुओं को ढूंढ रहे थे, हिंदुओं की औरतों को बाहर निकल के नंगा उनको कर रहे थे, उनके आदमियों के सामने उनका नरसंस, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद उनको वहाँ जलाया गया है। उस हत्याकांड के अंदर जो आदमी डायरेक्ट इन्वॉल्व था, जिसके ऊपर मुकदमा चलाया, जिसको मौत की सजा दी गई है, उसको फांसी लगी है इस बात की वो किसी संस्था का अमीर बना हुआ है। इस तरह का अमीर कि उस संस्था का डेप्यूटी उसको बोलता है कि दूसरे प्रॉफेट मोहम्मद है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। अब वो जो अफगानिस्तान के हथियार थे जिनके बारे में हम चिंतित थे कि वो कहीं कश्मीर तो नहीं पहुँचने, वो कश्मीर तो पहुँच चुके हैं। अब दुर्भाग्य से वो शायद आसाम पहुँचेंगे और मणिपुर और मेघालय, और अब ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी सीरियस एस्केलेशन। द पाकिस्तान आर्मी हैज़ प्लेड इट ब्रिलियंटली टू देयर ग्रेट क्रेडिट, बट नाउ द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट and we have to go on the offensive. We cannot take it lying down like this. ये कब क्लैरिटी आएगी हमारे लोगों को? ये आपके बच्चे जो पढ़ चुके वहाँ उनको वापस बुलवा लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। कत्लेआम होने वाला है वहाँ पे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है लंदन में, आप देख रहे हैं ब्रिटेन में क्या आग लगी है, आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा यूरोप का विखंडन हो रहा है। द एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज स्टार्टेड, कम बैक होम, द बैड टाइम्स हैव बिगन। ये सबको पता है, उनको भी पता है, हमको भी पता है। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, हमारे साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या गेम खेला जा रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, इंदिरा गांधी को किसने मरवाया, राजीव गांधी को किसने मरवाया, वो LTT की मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज की थी वहाँ पे हांगकांग में, क्या हम जानते नहीं हैं? विकीलीक्स में आ चुका है। हमारे लोग बात करते हैं अमेरिका के लोगों से, यहाँ पे एम्बेसी के लोगों से कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ठीक है ना? ये कहते हैं हाँ ठीक है हमारे लिए। ऐसा तो हमारे देश में कर रहे हैं यार वो लोग। आप क्या समझ रहे हैं कि CIA के सारे जितने सेंटर्स हैं वो CIA बैठ के क्या पे हमारे डेवलपमेंट का काम कर रहा होगा कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है वो कितना अच्छा हो जाए, हमने यहाँ पे AI के जरिए एजुकेशन का प्रोग्राम रखा है, ऐसा कर रहा होगा कि CIA हिंदुस्तान के लिए? उसमें गोरे लोग हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ। अब अलकायदा थोड़ी है, कोई अरब आउटफिट नहीं है वो ना। अब तो उसमें गोरे हैं और कन्वर्टेड गोरे हैं जो मुसलमानों से ज़्यादा बड़े मुसलमान होते हैं अब तो। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़ और आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में आपका। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना वहाँ से छोड़ के भाग गई और इसके ऊपर चर्चा के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर RK शर्मा है और हमसे बात करेंगे। और आप तो पोस्टेड भी रहे हैं, आपने तो हैंडल भी किया है वहाँ पे बांग्लादेश को। तो हमारी जहाँ तक अगर हमें याद है तो हम लास्ट ईयर ये डिस्कस कर रहे थे कि CIA जो है वो खुश नहीं है शेख हसीना से और वो इनको हटा सकती है और उनको ओवरथ्रो कर सकती है इनकी सरकार को। और आपने हमारा कब मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का डिस्कशन हुआ था इस टॉपिक पे। तो ये जो अभी फिलहाल में जिस तरीके से ये किया गया है, हाउ डू यू थिंक कि इसके पीछे अभी आपका एक अगर मैं ब्रीफ ओवरव्यू पूछूं तो क्या है? नमस्कार राहुल जी। ब्रीफली शेख हसीना ने खुद ने मई में कहा है लोगों से, अपने करीब के लोगों से, कि कोई वाइट मैन उन्हें ऑफर कर रहा है कि अगर आप हमें यहाँ पे हमारा काम कर लेने दें तो आपको आगे कोई राजनीतिक परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की चुनावी परेशानी नहीं होगी, विल टेक केयर ऑफ यू। वाइट मैन यानी गोरा आदमी? गोरा आदमी, 5 आइज गोरा आदमी। अब वो शेख हसीना ने मतलब बीइंग अ सीनियर स्टेट्समैन, उन्होंने बताया नहीं कि वो कौन सा गोरा आदमी है और कहाँ का है। वो गोरा आदमी दरअसल उनसे चाह क्या रहा था? वो उनसे चाह रहा था कि वो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट और सेंट मार्टिन्स आइलैंड,
दो बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशंस है। वो चाह रहा था कि वहाँ पे वो गोरों का बेस बन जाए। वो गोरों का बेस इसलिए बन जाए क्योंकि वहाँ से वो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडो चाइना जो कॉन्टेक्स्ट है, गोरे लोगों का जो इंडो पैसिफिक एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक है, उस स्ट्रेटेजिक आउटलुक में बहुत महत्वपूर्ण था कि बांग्लादेश में ये दो जगह उनके मिलिट्री बेसिस हो जाए, एक नेवल बेस और एक एयरफोर्स का बेस। शेख हसीना को इस बात का पता था कि वो गोरे लोग इस बेस की आड़ में वहाँ पे वो गतिविधि करेंगे, जिस गतिविधि के चलते इवेंचुअली वो CHT का एक हिस्सा और म्यांमार का एक हिस्सा मिला के एक वहाँ पे नया क्रिश्चियन राज्य बनाएंगे जो इवेंचुअली नागालैंड तक आ सकता है, और वो क्रिश्चियन स्टेट होगी, पूरी एक नई एक क्रिश्चियन स्टेट बनेगी, और वो फिर चाइना पे नज़र रखेगी, इंडिया पे नज़र रखेगी। ये शेख हसीना को बता दिया गया था, उन्हें पता था इन बातों का। तो उन्होंने मना कर दिया उस गोरे आदमी को कि ऐसे तो नहीं करने देंगे हम आपको। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वो जो गोरे लोगों का समूह है जो ये सब कार्यवाही में संलग्न है, उन लोगों की तरफ से अभी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आया था और वो ढाका गया था, और उसने ढाका में जाके आमने सामने में ये बात कही थी कि इट्स इधर अ येस और अ नो। ये जो गोरा जिनके बारे में शेख हसीना ने बोला था, ये बात है मई की। उसके बाद अभी जुलाई में वो आया था और आके उसने बोला कि भैया आप क्या विचार है इस विषय में। उन्होंने बोला कि वैसा तो नहीं होने देंगे। तो इस तरह से दो गोरे आके और शेख हसीना के मुंह के सामने उनको बोले कि आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद उनके लिए समस्याएं शुरू हो गई वहाँ पे, और समस्याएं होती होती इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें आधे घंटे के नोटिस पे अपना घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो चित्र हैं वो भयावह है चित्र। किसी भी हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी जो है दिल से, उसके लिए वो चित्र बहुत ज़्यादा भयावह है, क्योंकि रातों रात तख्ता पलट हुआ है और बुरी तरह से हुआ है और सुनियोजित तरीके से हुआ है, वायलेंट तरीके से हुआ है, और ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल हुआ है, सिस्टमेटिक सबोटाज हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली उसके आगे एक बहुत अच्छा मुलम्मा छात्रों का लगा दिया गया है कि ये तो सब स्टूडेंट हैं, और वो मुलम्मा चढ़ाने में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के लोग भी हैं जिन्हें पता नहीं है कि बांग्लादेश में होकर आए, और उसमें एक्सपर्ट्स भी हैं और डिप्लोमेट्स भी हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी हैं। इट्स अ सॉरी स्टेट। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बांग्लादेश at this point stands abysmal, because actually what has happened is a coup. Just a few days ago मैंने एक बहुत वरिष्ठ RSS के भाई साहब थे, उनसे फ़ोन पे कही है ये बात, बिना एनक्रिप्शन के फ़ोन पे, कि भाई साहब रातों रात coup होने वाला है। उन्होंने पूछा था मुझसे कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब वो जो सज्जन मैं आपको बताया, डोनाल्ड लू है वो सज्जन। विक्टोरिया नुलैंड के जाने के बाद विक्टोरिया नुलैंड की जो जिम्मेदारियां हैं वो डोनाल्ड लू संभालते हैं, और डोनाल्ड लू के आने का जो दुष्परिणाम हो सकता है वो मुझसे पूछा गया कि क्या हो सकता है। तो मैंने बोला भाई साहब रातों रात coup भी हो सकता है, और वो हो गया। ये मेरी प्रथम रिएक्शन है। आगे आप बताएं। डोनाल्ड लू को हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जब इमरान खान को हटाया गया तो उस समय भी जो बार बार नाम उठाया गया वो डोनाल्ड लू का ही था कि डोनाल्ड लू ने रिजीम चेंज कराया है, रातों रात उसकी हुकूमत। इमरान खान ने खुद ना नाम लेके कहा है उसका। हाँ, पाकिस्तान के एम्बेसडर को मुंह पे बुला के उन्होंने बोला था कि भैया ये आपकी प्रधानमंत्री जो रशिया में जाके व्लादिमीर पुतिन से गले मिल रहे हैं, ये हमें नागवार है, आप उनसे कहिए कि वो ऐसा ना करें। उन्होंने बोला कि वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, कप्तान है, वो खान है, वो नहीं सुनते ऐसे कि आप मना कर दें और वो नहीं जाए। तो चले गए इमरान खान और जेल में है, और ये डोनाल्ड लू की कारस्तानी है, और ये सब जानते हैं, कोई कहता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में भी कोई नहीं कहता। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि इस बारे में बातचीत अभी तक क्या हुई है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन अगर कुछ काम की बात हो रही होती है तो जरूर मेरे तक आती वो बात। फर्जी बातें कर रहे हैं लोग। छात्रों का समूह, कोई छात्रों का समूह नहीं है, वो हथियार लेके घूम रहे हैं। वो लोग पुलिस वाले मारे उन्होंने सड़कों के ऊपर, वो लोग कत्लेआम करे हैं, उनके पास सुनियोजित ब्लूप्रिंट है कहाँ पे जाना है।
उनके पास मैप्स के ऊपर टैग्स हैं। ये नई ब्रीड है आतंकवादियों की जो अंग्रेजी के अंदर बात कर सकती है, जिसके बारे में हम एक दफ़े यहाँ चर्चा किए थे, तालिबान 3.0। बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, टाई पहन सकते हैं, लेकिन असली में ये चाहते वो इस्लाम है जो 1600 साल, 1500 साल, 1400 साल पहले था। उसके अलावा इनका कोई मतलब है नहीं मकसद। इन लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के पुलिस वालों को मारा है, इन्होंने प्रोफेसर्स को मारा है, इन्होंने टीचरों को मारा है, उन्होंने इंडिया कल्चरल सेंटर फूंका है। क्यों? किसे कहने पे? छात्र ऐसे होते हैं? छात्रों को तो फायदा होता है कल्चरल सेंटर से, उनको तो छात्रवृत्ति मिलती है वहाँ से, उनके लिए सिनेमा होता है, उनके लिए वहाँ पे योगा होता है। कोई छात्र इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जाके उसको आग नहीं लगा सकता। ये लोग छात्रों के वेश में और कोई तत्व है जिनको सिस्टमैटिकली सुनियोजित तरीके से उकसाया गया है, और उस उकसाने में डेफिनेटली डोनाल्ड डू का हाथ है। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड डू की ऑपरेशनल आउटरीच है नहीं, इसलिए डोनाल्ड डू के लोगों का, ये वाइट लोगों के समूह का पाकिस्तान के साथ इस बात का अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं इस विषय को। क्योंकि डोनाल्ड डू जिस तरह से बांग्लादेश गए और उसके बाद उनको जो वहाँ पे संकेत दिया गया कि ये नहीं हो पाएगा, उसके बाद उन्होंने गो हेड दिया है पीछे कि अब आप कर दीजिए अपने। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को बोला है, पाकिस्तान बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम तारीख भी नहीं देखते हैं। 5 अगस्त 2019, एग्जैक्टली 5 साल पहले 370 हटा दिया गया था। 5 अगस्त 2024 ढाका से आपको खदेड़ दिया गया है, संभवतः बहुत लंबे समय के लिए। 50 साल का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, 55 साल से वहाँ पे एक राष्ट्र निर्माण हो रहा था, वहाँ पे एक डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था, वहाँ पे एक ऐसा समूह तैयार हो गया था जो विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना हक मांग रहा था। वो पूरा 55 साल का, 50 साल का किया हुआ काम पानी करके आतंकवादियों ने अपना कब्जा करने की घोषणा कर दिया बांग्लादेश के ऊपर। ये हुआ है बांग्लादेश में, और उसके पीछे वो सभी वाइट लोग हैं और वो ड्रामा कर रहे हैं, और उन्होंने बैठ के सिस्टमैटिकली उनको इंस्टिगेट किया है। इसके पीछे जो राजनीति है उसको समझने की जरूरत है। राजनीति दरअसल बांग्लादेश में इस वक्त जमात इस्लामी के हाथ में है। जमात इस्लामी बांग्लादेश एक आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड इस्लामिस्ट, राइट विंग, फंडामेंटलिस्ट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। उसको बैन किया था 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2024 को जमात इस्लामी को बैन किया था। 5 अगस्त को जमात इस्लामी ने बैन बचा दी पूरी बांग्लादेश की। इतना पावर उसके बारे में है, और हम यहाँ बैठ के आपके साथ ही डिस्कस किए हैं। ये सेम सिचुएशन 2005-2006 उस वक्त थी जब बांग्लादेश में बीएनपी एक मुखौटा है। बीएनपी कुछ भी नहीं है, खालिदा जिया की जो पार्टी है वो एक मुखौटा है। उनका लड़का बाहर रहता है, लंदन में रहता है, और लंदन में उसको चलाया जाता है बाकायदा, देखभाल रहती है उसकी प्रॉपर। दुबई वगैरह भी जाता है काफ़ी, वो उसका इस्तेमाल अब किया जा रहा है। वो ऑलरेडी पहुंच चुका है वापस, और अब ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रोसेस उसको इनिशिएट किया जाएगा। और जिस तरह से शरीफ का इस्तेमाल पाकिस्तान में हुआ है, उसी तरह से तारिक का इस्तेमाल अब यहाँ पे होएगा। आर्मी राज चलाएगी, और वो आर्मी जो रातों रात अपने खुद की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के विरोध में जाके खड़ी हो गई। ऐसा नहीं होता, रातों रात नहीं होता ऐसा कुछ। जो शपथ लेता है कि मैं आर्मी का चीफ हूँ, देश की रक्षा, अखंडता, मैं इसका संविधान, इसकी रक्षा करूँगा, ये मेरे कमांडर इन चीफ है, मैं इसकी बात सुनूंगा, इसके लिए जान दे दूंगा, उस आदमी का रातों रात आपको लगता है कि अरे नहीं 300 बच्चे मर गए तो बहुत गड़बड़ हो रही है, अपन ऐसा करो मैडम आप बच जाओ। ऐसा नहीं होता है कभी, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। तो गलतियां हुई है, और हिंदुस्तान से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये ऑलमोस्ट आपको शायद याद होगा कि जो 15 अगस्त 2021 तालिबान दोबारा सत्ता में, तो ये तारीखें बहुत सिस्टमेटिकली चूज़ की जाती हैं, ऐसे एक्सीडेंटल नहीं होता है। ये जो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स और भांति भांति के विश्लेषक, स्टूडेंट मूवमेंट, ये सब कह रहे हैं, वो कुछ नहीं समझते वहाँ के बारे में। आपके चैनल के माध्यम से जो जानकार लोग हैं अगर इस विषय को देख रहे हैं, तो कृपया समझें तारीखों का महत्व, समय का महत्व समझें। विकट समय है ये बहुत ज़्यादा।
65 और 71 के समय के जो हालात हैं उससे ज़्यादा विकट हालात हमारे लिए ऑलरेडी खड़े कर दिए गए हैं। आप समझिए इन बातों को। ये 5 अगस्त की तारीख सुनियोजित कई महीनों से उसके ऊपर काम चल रहा था, और अगर भारत सरकार को नहीं पता था तो ये शर्म की बात है। अगर नहीं पता था तो ये शर्म की बात है, लेकिन मुझे तो पता है, तो इसका मतलब भारत सरकार को पता ही होगा ना। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी गई, 15 अगस्त को ही। बिल्कुल। आजाद तो सामने जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं जो बैठ के आईएसआई में अपने कार्य करते हैं, तो 24 घंटे उनके लिए वो टास्क है यार। वो 24 घंटे उस रियलिटी को जीता है कि हाँ मुझे बांग्लादेश जीतना है, कैसे जीते। उसके लिए उसके पास एक बड़ा हथियार, उसका नाम है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने सिस्टमैटिकली बांग्लादेश में अपने लोग हर जगह स्थापित किए हैं। वो आर्मी में भी हैं, हार्डकोर जो जमात के लोग हैं वो आर्मी में भी है, सीनियर पोजीशंस पे। और उनकी तैयारी थी, उनकी तैयारी शुरू हो गई तो 2016 से। 2016 में उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था, जमात इस्लामी ने, पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसमें जमात इस्लामी की तरफ से, क्योंकि उनके जो जमात इस्लामी के अमीर थे जो कई साल से अपने कंधों के ऊपर पार्टी को चला रहे थे, मतीउर रहमान निज़ामी नाम के एक आदमी थे। वो मतीउर रहमान निज़ामी जिन्होंने नरसंस हत्याकांड किए हैं हिंदुओं का, उनके ऊपर मुकदमे चले हैं, उन्हें मौत की सज़ा दी गई है। इस तरह के लोग जिन्होंने औरतों को बाहर निकाल के और आदमियों के सामने उन औरतों का बलात्कार करवाया है पाकिस्तानी फौज के द्वारा। ये दरमा का जो हत्याकांड हुआ है ये मई की बात है, मई 71, जब पाकिस्तान के लोग, आर्मी के लोग इन रजाकारों के साथ मिलकर गांव-गांव में जाके हिंदुओं को ढूंढ रहे थे, हिंदुओं की औरतों को बाहर निकल के नंगा उनको कर रहे थे, उनके आदमियों के सामने उनका नरसंस, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद उनको वहां जलाया गया है। उस हत्याकांड के अंदर जो आदमी डायरेक्ट इन्वॉल्व था, जिसके ऊपर मुकदमा चला है, जिसको मौत की सजा दी गई है, उसको फांसी लगी है इस बात की वो किसी संस्था का अमीर बना हुआ है। इस तरह का अमीर कि उस संस्था का डेप्यूटी उसको बोलता है कि दूसरे प्रॉफेट मोहम्मद है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। ऐसे लोगों के साथ पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जमात इस्लामी का अलायंस है। ये लोग अपनी तलवार और अपनी किताब दोनों के बल पे इस दुनिया को वापस लेके जाना चाहते हैं 1400 साल, और पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं उससे। नरसंस लोग हैं। तो 2016 में वो चले गए, तो पता पड़ा कि अब निजामी के जाने के बाद एक और उनके पास बहुत फायरब्रांड लीडर थे, उसके नाम थे दिलावर हुसैन सईदी। तो निज़ामी और सईदी वो लोग थे जिनके कंधे के ऊपर बैठ के खालिदा जिया आई थी, और उनका मुखौटा तारिक था, पीछे ये लोग ही चला रहे थे। आपको पता है कि जो बीएनपी की स्टूडेंट विंग है उसकी नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस है किसी भी यूनिवर्सिटी में। जमात का जो इस्लामिक छात्र शिविर है उसका फिनोमिनल इन्फ्लुएंस है ढाका यूनिवर्सिटी में, राजशाही यूनिवर्सिटी में, चिट्टागोंग यूनिवर्सिटी के अंदर, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। एक नई पीढ़ी उन लोगों ने तैयार की है जो कंप्यूटर सेवी है, जो सिग्नल पे बात करती है, जो समझती है कि सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल होता है, जो लोग दुनिया के सारे ट्रेंड्स और उसको समझ रहे हैं। और वो लोग कहीं पीछे से हैंडल और मैनेज किए जा रहे हैं डोनाल्ड लू जैसे लोगों के द्वारा, और पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी आईएसए के द्वारा। और उन लोगों ने बहुत सुनियोजित तरीके से भारत के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा पिछले 55 साल में करे गए सारे विकास कार्यों को ध्वस्त करने का एक खतरनाक प्रोग्राम बना लिया है। दिलावर हुसैन सईदी डायरेक्टली कॉन्विक्ट हुए हैं आसाम के टेररिस्ट को हथियार देने के लिए। म्यांमार से हथियार लेके दिलावर हुसैन सईदी ने हथियार सप्लाई किए हैं कम से कम 25 दफ़े। 24 दफ़े का तो हमारे पास एविडेंस है। मैं खुद जब उस विषय पे काम कर रहा था, मेरे लिए एक बहुत प्राइम ऑब्जेक्टिव था दिलावर हुसैन के ऑब्जेक्टिव, मतलब एक्टिविटीज को ट्रैक करना, क्योंकि फायर ब्रांड आदमी है वो। फायर ब्रांड, लाइक रियली फायर ब्रांड। जब बात करता है तो 5 लाख आदमी सुन के पागल हो जाते हैं उस पर। एक भयंकर ऑरेक्टर है वो आदमी, और इस्लाम का नाम लेकर लोगों से कुछ भी करवा सकता है, और वो दोनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसका इवेंचुअली प्लान ये था कि वो खुद अमीर बन जाए। इस तरह का आदमी था वो दिलावर हुसैन सईदी। उस दिलावर हुसैन सईदी की 2023 में हो गई डेथ। तो 2016, 2023, उसके बाद जमात इस्लामी बांग्लादेश को पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। वो लोग सड़कों पे आने के लिए उन्होंने रजामंदी करी, मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है आप करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। उन लोगों ने 5 तारीख की ऑलरेडी डिसाइड कर रखी थी। डिसाइड करने के बाद उन लोगों ने आपस के अंदर ये ब्लूप्रिंट शेयर किए हैं, उन लोगों ने आपस में हथियार शेयर किए हैं, उन लोगों की स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स हुई है।
और जिस मीटिंग्स के बारे में पता था इस बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, और इसीलिए उन्होंने शुरू से उस पर हैवी हैंडेड अप्रोच लगाया। वो जो खालिदा जिया कह रही हैं वो सीनियर स्टेट्समैन है, उन्होंने अपने परिवार को खोया है, उन्होंने बांग्लादेश को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से कम एक रिस्पेक्टेबल डेवलपिंग कंट्रीज में लाने में अपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन खालिदा जिया के साथ इतना बुरा बर्ताव उस शेख हसीना के साथ, सॉरी उन शेख हसीना के साथ, खालिदा जिया किसी और कंधे के ऊपर बैठ के आई है। खालिदा जिया का कोई पॉपुलर बेस है नहीं। खालिदा जिया के पीछे अगर ये लोग नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। BNP एज अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ नो स्टैंडिंग इन बांग्लादेश एज ऑफ दिस पॉइंट। उनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो खुद प्राइवेटली ये बात कन्फेस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनके पीछे जमात इस्लामी बांग्लादेश खड़े हुए हैं और उसके नए जो 3 लोग हैं, ये मतीउर रहमान निज़ामी के मरने के बाद, दिलावर हुसैन सईदी के मरने के बाद उसके जो नए अमीर बने हैं वो शफीकुर रहमान, वो प्रोफेसर हैं। उसके जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं वो खुद बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। उन लोगों को टास्किंग हुई थी इस बारे में कि अगर आपको नया दिलावर हुसैन सईदी बनना है तो आपको ये टास्किंग पूरी करनी है। उन्होंने वो टास्किंग हाथ में ली और उसको अंजाम दिया है, और बहुत बहुत खतरनाक तरीके से अंजाम दिया है। और अगर इंटेलिजेंस के पार्लेंस में कहें तो इट्स अ ब्रिलियंटली ऑर्गेनाइज्ड operation with phenomenal results. So yeah, well done. This was good, but it was really bad. अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी को पाकिस्तान आर्मी ने कभी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर वोट नहीं लेने दिया। जी, है नहीं, उसके पास ताकत नहीं है BNP के पास। उनके जो स्टूडेंट है, उसका जो स्टूडेंट विंग है, उसको कोई नहीं पूछता है। जमात का जो इस्लामिक छात्र शिविर है उसके नाम पे अभी भी 10,000 लड़का ढाका के सड़कों पे आ जाता है। वही लड़का है जो आप देख रहे हैं, ये सब शिविर का लड़का है। और शिविर का लड़का नाम का है, असली में ये सब जमात इस्लामी में रुकून होते हैं। जमात इस्लामी में एक हायरार्की है नीचे, मतलब एक्चुअली हार्ड कोर काडर ही लिए जाते हैं। हार्ड कोर आप ये समझ लीजिए जिस तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड ऑपरेट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जमात इस्लामी दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड जो बाद में बन गया, तो जो पहले मुस्लिम ब्रदरहुड और जो बाद का मुस्लिम ब्रदरहुड है उसके बीच में जो ब्रिज है वो जमात इस्लामी है। और ये जो पूरा नया तरह का जो इस्लामी आतंकवाद जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल टेररिज्म एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग एंड्स, इसको स्टार्ट करने में दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड से भी पहले मौलाना मौदूदी का हाथ है। तो मौलाना मौदूदी वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया बताया कि हम पैन इस्लामिक मूवमेंट स्थापित करेंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम होना चाहिए, पूरी दुनिया में शरिया होना चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करना जायज़ है क्योंकि अल्लाह का काम है। तो मौदूदी दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड ने लेटर मौदूदी से इन्फ्लुएंस होके ही इजिप्ट में वो काम किया है। वो जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग और जो पाकिस्तान का जो रिफ्लेक्शन ईस्ट पाकिस्तान में था, वो ही लोग अब शिविर हैं। हसन अल बन्ना ने एडमिट किया है कि मतलब मौदूदी वाज माय स्पिरिचुअल, हाँ, गॉडफादर, गुरु थे। मतलब ये आइडिया एक बहुत सिडक्टिव आइडिया होता है ना, पैन इस्लामिज्म बहुत सिडक्टिव आइडिया है। हर मुसलमान को सुन के एक दफे तो लगता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर यही समाधान है तो क्यों नहीं। किसी समस्या को आप समाधान की तरह पेश करेंगे तो गलिबल माइंड तो उसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे ना। तो वैसा हुआ। तो अब ये दोनों जो इनके स्टालवर्ड्स थे जमात इस्लामी बांग्लादेश के, वो चले गए। तो उनके पास एक लीडरशिप का वैक्यूम है। वो लीडरशिप का वैक्यूम भरने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा, उसमें पाकिस्तान का उनका साथ दिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने ये कू कर दिया। और उसके कू करते ही उन्होंने जो आर्मी के अंदर फेरबदल किए हैं, जिस तरह से आते ही खालिदा जिया को बाहर निकाला है, तो उससे डायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं कि ये ऐसा एक एक्सीडेंटल कुछ नहीं था। ये सोचा समझा, सुनियोजित, वेल प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन था, उसी तरह का जैसा कि उन्होंने अफगानिस्तान में किया था। और अब हमारी तरफ से ये दोनों फ्रंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुके हैं, क्योंकि वो अब हथियार देंगे। अब वो जो अफगानिस्तान के हथियार थे जिनके बारे में हम चिंतित थे कि वो कहीं कश्मीर तो नहीं पहुँचने, वो कश्मीर तो पहुँच चुके हैं। अब दुर्भाग्य से वो शायद आसाम पहुँचेंगे और मणिपुर और मेघालय, और अब ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी सीरियस एस्केलेशन। द पाकिस्तान आर्मी हैज़ प्लेड इट ब्रिलियंटली टू देयर ग्रेट क्रेडिट, बट नाउ द बॉल इज इन इंडिया's court and we have to go on the offensive. We cannot take it lying down like this. We have to go on the offensive. This is not done. You cannot overthrow an elected, whatever वो इलेक्टेड थी, वहाँ पे उनके खिलाफ जो असंतोष था वो क्रिएट किया गया था।
वो खुद अपनी सरकार को ले जाके सुप्रीम कोर्ट से वो कह चुकी थी कि भैया खत्म कर दो ये आरक्षण, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, वो कह चुकी थी। लेकिन ये छात्र नहीं थे जिन लोगों ने किया है, ये रुकन थे जमात इस्लामी के, जो इस्लामिक छात्र शिविर की तरफ से अपने को प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये लोग अब क्योंकि उनको आर्मी का भी साथ मिल गया है, तो इनके जो लीडरशिप है नई, वो अपने आप को दिलावर हुसैन शहीदी से भी एक कदम आगे ले जाके और हिंदुस्तान के जो विरोधी तत्व हैं उनके साथ हाथ मिला के और हमारे लिए बहुत ही मेजर समस्याएं खड़े करने वाले हैं, न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बल्कि बंगाल में। तो हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की आवश्यकता है। और इस बारे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी हिंदुस्तानी के मन में। ये बेकार की बातें करना छोड़ दे हिंदुस्तान तो बेहतर रहेगा। लेट अस बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। Realistically, it is a coup engineered by the ISI with the help of the Jamaat Islami through the Islamic Chhatra Shivar, which resulted in possibly the death of the elected Prime Minister. Fortunately, she ran and came here. Now, how do we play from here onwards is going to decide where India lands, and this is a moment of truth for India. This is the wake-up call, like more challenging than what we had in Afghanistan. जो 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में एक वेकअप कॉल आई थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आके ये बातें करना शुरू किए हैं, उससे ज़्यादा बड़ी वेकअप कॉल अभी इस वक्त ये आ चुकी है बांग्लादेश में। और उस पर तुरंत अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो वही वाइट आदमी जिसने ये क्रिश्चियन स्टेट बनाने की पेशकश करी थी, वो न सिर्फ क्रिश्चियन स्टेट बनाएगा बल्कि और भी बहुत कुछ प्लान करेगा। तो चौकन्ना रहें, सजग रहें। और ऑफेंसिव एक चीज़ है ना अपने यहाँ पे, डिफेंसिव ऑफेंस, तो ऑफेंस पे जाने का समय है मेरे ख्याल से। CIA या अमेरिका कह ले, अमेरिका कब से डेमोक्रेसी लवर हो गया? अमेरिका कब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दाई हो गया? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। जब ये शेख हसीना का जब ये इलेक्शन हुआ भी, वहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस हुए तो उसमें शेख हसीना जीती। इसमें कहा गया कि, और चुनाव के पहले ही अमेरिका के वाइट हाउस ने स्टेटमेंट इशू किया कि हम वॉच कर रहे हैं और फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, विल टेक नोटिस ऑफ इट। और जैसे ही इलेक्शंस कंप्लीट हुए तो दुनिया भर में अमेरिका ने और अमेरिका के जितने भी पाले हुए जो टाउट्स हैं उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि ये तो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं जिसमें शेख हसीना जीती है। अमेरिका कब से ये डेमोक्रेसी, और अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड्स कौन रहे हैं? डिक्टेटर्स रहे हैं, मोनार्क्स रहे हैं। आज भी उनके दुनिया में बेस्ट फ्रेंड कौन है? डिक्टेटर्स और मोनार्क्स हैं। तो अमेरिका को कब से डेमोक्रेसी? अभी जो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे, अब बांग्लादेश में कितने भी रिग हुए होंगे, उतने रिग्ड तो नहीं थे जितने रिग्ड इलेक्शन से शहबाज शरीफ आया है पावर में। उसके पास तो मेरे ख्याल से 10% पॉपुलर वोट नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है। अमेरिका को उससे प्रॉब्लम नहीं है उस रिगिंग के ऊपर स्टेटमेंट नहीं देना। आप क्या बात कर रहे हैं? वो एक इलेक्टेड, एक एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति थे इमरान खान पाकिस्तान में। मैं वही चुनाव के बहुत पहले से, जब से वो कप्तान थे, और कप्तान बनने के पहले से एक खिलाड़ी के तौर पे हिंदुस्तान में फिनोमिनल पॉपुलैरिटी रही है। मतलब इमरान खान हैड बीन अ हार्टथ्रोब इन इंडिया, इन पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वाज, द काइंड ऑफ प्लेयर ही वाज, द काइंड ऑफ कैप्टन ही वाज, राइट। उस आदमी को एक असिस्टेंट है वो स्टेट डिपार्टमेंट में, डोनाल्ड ट्रम्प, उस आदमी को डिक्टेट करना चाह रहे हैं। मैं उसमें जा नहीं रहा हूं। इमरान खान का व्यक्तित्व तो हमारा टॉपिक नहीं है यार। हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक इसलिए है क्योंकि इमरान खान हमारे शत्रु थे और शेख हसीना हमारे दोस्त थी। एक तरह से हमारे शत्रु को और एक तरफ से हमारे दोस्त को, दोनों को इस तरह से नीचे गिरा दिया गया है कि दोनों फ्रंट हमारे लिए खुल गए। तो क्यों नहीं है हमारे लिए वो? इमरान खान को बाकायदा एक साजिश के जरिए हटाया गया था, क्योंकि इमरान खान शायद हिंदुस्तान से कोई समझ कर लेते, क्योंकि इनको कम से कम पाकिस्तान के लोगों की चिंता थी, क्योंकि वो कम से कम अमेरिका के पिट्ठू तो नहीं ही थे। टू हिज ग्रेट क्रेडिट, वो अमेरिका का पिट्ठू तो नहीं था ना इमरान खान। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि इमरान खान के साथ के जितने भी लोग थे, उसके जो सबसे क्लोज एड्स थे, वो सारे के सारे आज अमेरिका में बैठे हैं? अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान आर्मी को गालियां दे रहे हैं, ऐसा ही गालियां दे रहे हैं क्योंकि वो दोनों तरफ खेलते हैं। क्योंकि वो शुरू से, जब से अंग्रेज हिंदुस्तान में घुसा है, बांटो और राज करो। वो पाकिस्तान की आर्मी को भी बांट के रखता है। आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन के बारे में पाकिस्तान के आर्मी के एक ब्रिगेडियर साहब ने बताया था कि वहाँ पे छुपा हुआ मार लो उसको, आप जीत जाओ चुनाव।
पैसा मिला है उसको। इसे फर्जी कहानी बनाते हैं कि ऐसा कर दिया हमने, वैसा कर दिया। ये फर्जी कहानियों का हमने देखा है क्या परिणति हो रही है। चारों तरफ हार रहा है बुरी तरह से अमेरिका। अब वो हारा हुआ एम्पायर स्वीकार तो नहीं करेगा ना, तो वो ये सब गतिविधि करेगा। हिंदुस्तान इस वक्त वो क्रिटिकल बैलेंस है जहाँ पे ये जो हारता हुआ वेस्ट है और ये जो जीतता हुआ चाइना, रशिया, ईरान वाला जो एक्सिस है, ये जीत रहा है 100%। ये हमारा 2010 से एक वेल थॉट आउट एक है असेसमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध है कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जीत चुका है। 2010 से 2015, 25, 30 की जो फ्रेमवर्क में से गतिविधियां हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, पता है उनको कैसा होने वाला था। तो इसीलिए ये सब जो हमारे ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स हैं, हम जीतने वालों के साथ हैं। अब ये जो हारे हुए हैं वो अपने उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि अरे हम तो उनके ऊपर राज कर रहे हैं। और उसके अलावा उनके पास ये जो सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है कि हमारे फ़ोन और वो सुनते रहते हैं, हमारे सारे नेता ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पे किससे क्या बात करते हैं, वो सब उनको पता है। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है, क्या करें। उस अनफॉर्चुनेट बट ट्रूथ रियलिटी में उसका जो इन्फ्लुएंस था वो कई महत्वपूर्ण सामरिक विषयों पे हमने दरकिनार किया और हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट किया और बहुत अच्छी तरह किया और अपने लोगों के हित के लिए किया कि आप, अच्छी बात है, आप हमारे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छा हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस जो कुछ भी है, लेकिन हमारे लोगों को तेल चाहिए तो हम तेज रास्ते चल लेंगे। ये बात उनको नागवार लग रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदुस्तान इधर हो गया तो ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो 30-35 के टाइम फ्रेम में इनका गिरने का है वो 26-28 में पूरा हो जाएगा। तो ये किसी भी तरह से हिंदुस्तान को अपने पाले में खींचेंगे। तो हिंदुस्तान के दो जो पाले थे ओरिजिनल, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम के, वो खींच चुका है। अब उन दोनों का इस्तेमाल करके वो हमको फंसाएगा, हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को, ऑटोनॉमी को धीरे धीरे करके डाइल्यूट करने का प्रयास करेगा। इवेंचुअली हमको स्क्वीज कर देगा ये करने के लिए कि तुम हमारे साइड आ जाओ। और अगर हम उसकी साइड चले जाए तो हमारे कंधों के ऊपर बंदूक रख के वो हमसे इधर 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 तीनों तरफ लड़ाई करवाएगा। तो हम इस वक्त एक उस ग्रेट गेम के राइट इन द मिडल आ चुके हैं और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप शायद इन बातों को इतनी संजीदा तौर से ले नहीं रही। मतलब जो एक्चुअल स्ट्रेटेजिक रियलिटी है उसके बारे में जो वास्तविक फोरसाइटफुल प्लान ऑफ एक्शन वो अगर नहीं है किसी के पास अभी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट ऑन दिस। जो कुछ होना है वो अभी होना है, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा, फिर हम फंसते चले जाएंगे इस चक्र में। शेख मुजीबुर रहमान को मारने वाले जितने भी असैसिन्स थे, जिन्होंने एक्चुअली उनको एग्जीक्यूट किया, जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने सब कुछ किया ऑन द ग्राउंड, ऑपरेटर्स जो थे, सारे ऑपरेटर्स, हैंडलर्स जितने भी हैं, असैसिन्स, वो सारे के सारे अमेरिकन सिटीजन हैं, वो सारे के सारे अमेरिका में रहते हैं। और जब शेख हसीना ने भी जब लंदन जाने के लिए कहा, यूके, बिकॉज उनका भी बेटा यूके में ही रहता है। आपको पता है जो लोग हिटलर के साथी थे, जो हिटलर की तरफ से ईस्टर्न यूरोप में काम किए थे, उन सब का इस्तेमाल किया है CIA ने रशिया के खिलाफ। वो अमेरिकन सेफ हाउसेस में रहे हैं। अभी भी कनाडा में सारे नाजी जाते हैं तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं। ये लोग अलग तरह के हैं। ये बातें मतलब करने में और जो उनके वास्तविक क्रियाक्रम है वो अलग अलग तरह के हैं। इनकी बातों पे हम जितनी जल्दी ध्यान देना बंद करें उतना हमारे लिए श्रेयस करें। रोनाल्ड लू चेन्नई भी गए थे मेरे ख्याल से। हमने डिस्कस किया था पिछले लाइव में। तो ये तो इब्तिदा है, रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। दिक्कत होने वाली है भैया। तो ये जो दोनों साइड से खेलने की जो एक बीमारी है, जैसे अब हम ये देख रहे हैं कि अभी कल की खबर है, कल परसों रात में, अगर अमेरिका में परसों रात में आई थी, हमारे यहाँ इंडिया में कल सुबह जो है ये खबर आई कि अमेरिका ने पिछले 2 साल में या 3 साल के लिए जब से विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, $17 बिलियन तालिबान को दिया है। $17 अरब मिस्टेकनली, गलती से। एक अमेरिका जैसी कंट्री जो कि एक एक रुपए, एक एक पाई का जो है, उनके यहाँ पे जो डेस्क है CIA के अंदर, जो फाइनेंशियल क्राइम्स देखता है, जो फाइनेंशियल ट्रेल्स को मॉनिटर करता है दुनिया भर में,
मेरे अकाउंट में कितना पैसा है और मैं कहाँ पे कितना दे रहा हूँ। अगर मैं अमेरिका के खिलाफ बोलता हूँ तो मेरे भी अकाउंट की डिटेल वो निकाल के बैठे हुए हैं। उन्होंने एक स्विफ्ट का सिस्टम बनाया हुआ है, दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर को जोड़ा हुआ है आपस में। वो वहां से बैठे बैठे इंडिया में बैठे हर एक इंसान का डिजिटल अकाउंट देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें कितने पैसे आए सकते नहीं है, रहे हैं। हाँ, रहे हैं, देख रहे हैं। देख रहे हैं। तो 17 अरब डॉलर अमेरिका से अब तालिबान को चला गया गवर्नमेंट की तरफ से। यूएस ट्रेजरी ने 17 अरब डॉलर दे दिया उठा के तालिबान को। मिस्टेकनली ये गलती हो सकती है क्या? मतलब दुनिया को मतलब क्या समझ रखा है? क्यों समझ रखा है? नहीं, लेकिन दुनिया की भी गलती है ना। देखिए, इतनी बड़ी गलती है कि मैं एक्चुअली कई दफे मैं आई फील हार्ट ब्रेकन एक्चुअली, लाइक अंदर से दिल टूट जाता है। हमारे यहाँ के बहुत समझदार संजीदा लोग चिल में भर रहे हैं अमेरिका की, लिटरली ऐसे सभा और समाज में बैठ के गाने गा रहे हैं अमेरिका के। ओहो अमेरिका अमेरिका, मेरे से जिद बहस हो जाती है। मैं कह रहा हूँ भैया हार रहे हैं, हमें उससे क्या लेन देना जो कुछ भी है। नो बट दिस इज अमेरिका, वो ऐसा थोड़ी हार जाएंगे। यथार्थ से कटे हुए लोग जिनका ब्रेन वॉश हो गया, क्योंकि शायद उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, क्योंकि शायद वो डिज्नीलैंड घूम आए हैं, क्योंकि शायद वो फ्लोरिडा में किसी अपने रिजॉर्ट में या लास वेगास में किसी कैसीनो में कुछ अच्छे स्वर्णिम मूवमेंट्स अपने जीत चुके हैं। उन्हें पता नहीं है अमेरिका की इस वक्त क्या हालत है। ऐसे लोग इस देश के लिए खतरनाक हैं जो अमेरिकन योग चिल्ड्रन में बढ़ रहे हैं, जाके उनके गीत गा रहे हैं। ये जगह जगह अमेरिका का साथ स्ट्रैटेजी, किसी का स्ट्रैटेजी का लाइन नहीं है अमेरिका। अभी उसने एक्चुअली पूरी जर्मनी के साथ इतना दुर्दांत व्यवहार किया है, पूरी जर्मन इकोनॉमी पिछले 50 साल से बनी हुई ध्वस्त कर दिया अमेरिका के एक स्टूपिड प्रेसिडेंट ने। वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 उस CIA से बर्बादी उसने। CIA का ऑपरेशन था नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन उड़ाने का, जिसके चलते वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया, क्योंकि एनर्जी उपलब्ध नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा जर्मनी? वो अलाई था पिछले 55 साल से, उसकी बैंड बजा दी अमेरिका ने अभी यूक्रेन वॉर का नाम लेके। तो आप वो समझ रहे हो कि हमारा दोस्त हो जाएगा वो? एंजेला मर्केल का फोन सुन रहा है CIA 24 घंटे, ये आ चुका है सामने, तो हमारा नहीं सुन रहा होगा क्या? हम किस गफलत में जी रहे हैं, उसके बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं? शत्रु है वो दुनिया का। इस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो शत्रु है। वो डोनाल्ड ट्रंप का शत्रु हो चुका है। वो तो डिक्टेटर नहीं था, चुना हुआ था, वोट लिए हैं उसने भाई, चुनाव जिताया, हराया क्लिंटन को। उसको मरवा रहे हैं जो लोग, वो हमारे से दोस्ती करेंगे क्या? ये कब क्लैरिटी आएगी हमारे लोगों को? ये आपके बच्चे जो पढ़ चुके वहां, उनको वापस बुलवा लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। कत्लेआम होने वाला है वहां पे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है लंदन में, आप देख रहे हैं ब्रिटेन में क्या आग लगी है, आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा यूरोप का विखंडन हो रहा है। द एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज स्टार्टेड, कम बैक होम, द बैड टाइम्स हैव बिगन। नहीं, तो जो मेरा सवाल था कि इतने सारे 17 अरब डॉलर तालिबान को दिए, मतलब तालिबान को पनिश नहीं किया। एक तो उनके पास ऑलरेडी इतना कैश छोड़ के गए वहां पे अफगानिस्तान में, उसके बाद इतने सारे आर्म्स छोड़ के गए, उसके बाद 17 अरब डॉलर दिया भी। तो ये जो दोहा डील हुई है, ये दोहा डील, व्हाट इज दिस दोहा डील? कि मतलब आप उनको गलती से 17 अरब डॉलर, यार मुझे तो कभी किसी ने गलती से 17 रुपए मेरे अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किए। जिस देश का नेता जो बाइडन हो, जिनके बारे में हम यहाँ कई बार बात कर चुके हैं, वो हवा में हाथ मिलाते थे, और अब वो वहां कौन चला रहा होगा सरकार? आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा होगा ये निर्णय जो आप बता रहे हैं कि 17 बिलियन डॉलर है? ये जो बाइडन आपको लगता है कि इस कैपेसिटी में है कि वो निर्णय ले सकें? उन्हें पता नहीं होता अक्सर वो कहाँ खड़े हुए हैं। तो कौन चला रहा है, ये दुनिया के लिए प्रश्न चिन्ह है। ये रशिया के विदेश मंत्री हैं सर्जेई लैवरोव, वो कई दफे कह चुके हैं कि यार ये हमें एक्चुअली पता नहीं पड़ रहा ये चला कौन रहा है अमेरिका, हम किससे बात करें। जब ये इस तरह की व्यवस्था उनकी आंतरिक हो चुकी है कि वो प्रेसिडेंशियल एक्स प्रेसिडेंट और अपने नॉमी को मरवा रहे हैं, और सबको पता है ये बात, तो हम उसका अकाउंटिंग में कहाँ घुस रहे हैं कि तुमने अकाउंटिंग में गलती नहीं करी? वो कॉन्स्पिरेसी है 100%। वो उस एक कंट्री के जरिए दोबारा नया गेम खेलना चाहता है। ये वो वाइट मैन्स क्लब है, वो किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। उनको नया विंस्टन चर्चिल चाहिए ताकि वो किसी तरह से अपने लोगों को प्रभावित करे। वो अब आतंकवाद का सहारा लेगा दुनिया भर के अंदर। अब क्या करें? ये सबको पता है, उनको भी पता है, हमको भी पता है। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, हमारे साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या गेम खेला जा रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, इंदिरा गांधी को किसने मरवाया, राजीव गांधी को किसने मरवाया,
वो LTT की मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज की थी वहाँ पे हांगकांग में? क्या हम जानते नहीं हैं? क्या हम जानते नहीं हैं? हम सब कुछ जानते हैं। वाजपेयी जी का फ़ोन किसने उड़वाया? उस फ़ोन के अंदर सारे नंबर थे, वो कब से कहाँ पे क्या टैप होता है, क्या हम जानते नहीं हैं? RNDW को ख़त्म करने का किसने साजिश रची, क्या हम जानते नहीं हैं? हम सब जानते हैं, लेकिन अब क्या करें, हम डेमोक्रेसी हैं, लोक लिहाज है, हमारे लोग हैं जिनके बच्चे वहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि बच्चे को रात को गर्दन पकड़ के FBI ले जाए, उसके ऊपर ड्रग्स ठोक दे और 7 साल के लिए जेल में डाल दे। कोई बाप नहीं चाहता। तो जब वो फ़ोन आता है कि वुड यू कंसिडर दिस, तो हमारे यहाँ के लोग क्या बोलेंगे? नहीं सर, ये तो नहीं हो पाएगा ना। विकीलीक्स में आ चुका है। हमारे लोग बात करते हैं अमेरिका के लोगों से, यहाँ पे एम्बेसी के लोगों से, कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ठीक है ना? ये कहते हैं हाँ ठीक है हमारे लिए। ऐसा तो हमारे देश में कर रहे हैं यार वो लोग। आप क्या समझ रहे हैं कि CIA के सारे जितने सेंटर्स हैं, वो CIA बैठ के क्या पे हमारे डेवलपमेंट का काम कर रहा होगा कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है वो कितना अच्छा हो जाए, हमने यहाँ पे AI के जरिए एजुकेशन का प्रोग्राम रखा है, ऐसा कर रहा होगा कि CIA हिंदुस्तान के लिए? क्या प्लान कर रहा होगा हिंदुस्तान में हर CIA का ऑपरेटर, और वो डेस्क पूरी, और डोनाल्ड लू, और पूरा स्टेट डिपार्टमेंट? उसको पता है कि यहाँ पे 50 करोड़ का नया मार्केट है, ब्रांड न्यू। ये 50 करोड़ आत्माएं हैं जिनको हम अगर क्रिश्चियन बना सके तो बहुत अच्छा है हमारे। क्रिश्चियन नहीं बना सके तो कैपिटलिस्ट तो बनाते, इनसे ही खून चूसेंगे अगली बार। ये हमारे हाथ में, इनको छोड़ना नहीं है, इनसे हम हरा देंगे सबको। ये वो खेल रहे हैं, हमें पता है ये बात, आपको भी पता है ये बात, आपके दर्शकों को भी पता है ये बात। फिर हम इन बातों में क्यों उलझना चाह रहे हैं कि उसके $17 बिलियन कौन से अकाउंटिंग से? सारे आम ऐसे अटैची भर भर के नोट दिए उन्होंने भैया, कैश ऐसे अटैची भर भर के नोट दिए हैं, ऐसे पूरे इतने बड़े बड़े कंटेनर हथियार को छोड़ के आए, ऐसे बता के कि यहाँ पे पड़े हुए आके ले लेना। किसी को बताए बिना रातों रात भग गए हैं। एक अंग्रेजी में शब्द है लेकिन मतलब बड़ा, मतलब ऐसे हैं वो लोग। ये हम जितनी जल्दी अपने आंखें खोल के उनकी रियलिटी को देखें, अपने लोग जो वहां पे हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो लोग किसी बड़े षड्यंत्र का अगर पार्ट बन गए तो हमारे लिए बहुत नुकसान। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं आपसे। ये गूगल का इस्तेमाल और ट्विटर का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी किस हद तक बरगलाया जा चुका है, ये आपने देखा है चुनाव में, जब चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर साबित कर दिया। क्या यहाँ पे भी चुनाव के बारे में किसी को समझे हैं? अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो आप डिक्टेटर हो, और अगर आप सुन लोगे तो आप अलाई हो, फ्रेंड हो, जो कुछ भी हो। तो यार तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे अपन, क्योंकि तुम गधा हो, हारे हुए। हम जीतना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास लोग हैं जो अब शादियां करेंगे, जो बच्चे पैदा करेंगे, हमारा भविष्य पूरा भारत का, जिसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसके लिए हमको AI चाहिए, जिसके लिए हम अगर पाकिस्तान से दोस्ती करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, हमको चीन से दोस्ती करनी पड़ेगी तो करेंगे, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी है। क्या करें, हम कर लेंगे दोस्ती, आप कर लेने दीजिए अगर हमें करने दे तो। वी कैन मैनेज पाकिस्तान, वी कैन मैनेज चाइना, वी कैन मैनेज इवन अमेरिका, वी कैन इवन फाइट देम। एंड वी हैव, हिंदुस्तान ऐसे ही इतना हजारों साल से ऐसे सभ्यता बना के नहीं आ गया है, हमको पता है वो कैसे खेला जाता है। क्या हमने सिखाया है दुनिया को ये बात, और वो फिर सिखाएगा हिंदुस्तान। वो लोक लिहाज, कभी कभी लोक लाज में कुछ बातें कहने की नहीं होती, लेकिन वो समय आ चुका है कि हम उन कार्यों को करना तत्परता से आरंभ करें जिनके विषय में लंबे समय से एक संकोचवश हमने एक पर्दा सा डाल रखा है कि नहीं नहीं ये तो दोस्त है, इनके बारे में कोई किसी का दोस्त नहीं है। लेट अस बी रियल, लेट अस फेस व्हाट इज फेसिंग अस, एंड लेट अस कॉल अ foe एंड अ फ्रेंड एंड देयर आर नो फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, देयर आर नो फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, सो प्लीज वेक अप। इराक वॉर के टाइम पे अलकायदा की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 10,000 की थी। आज की डेट में अमेरिका के विड्रॉवल के बाद अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में जो आज की डेट में अलकायदा की स्ट्रेंथ है वो 50,000 है। तो मतलब अलकायदा खत्म होने के बजाय उस समय इराक वॉर के टाइम से आज 5 गुना बड़ा हो चुका है। अफगानिस्तान में 50,000 की उसकी नंबर्स हो गए, उसकी रिक्रूटमेंट इतनी बढ़ गई है। उनके पास वो वेपन्स हैं जो उनके पास नहीं थे, उनके पास मिलिट्री बूट्स हैं, उनके पास गियर्स हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम है। टीटीपी तो ठीक है, टीटीपी अटैक कर रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज, उनके यहाँ भी टेररिस्ट अटैक्स जो है वो 500 गुना बढ़े हैं, ठीक है। बट ये जो नंबर्स बढ़ रही है, अलकायदा तो पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे।
अलकायदा कैसे लड़ेंगे? अलकायदा सबसे लड़ेगी। अलकायदा उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सबसे लड़ेगी। और उसमें लोग हैं, उसमें गोरे लोग हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ। अब अलकायदा थोड़ी है, कोई अरब आउटफिट नहीं है वो ना। अब तो उसमें गोरे हैं और कन्वर्टेड गोरे हैं जो मुसलमानों से ज़्यादा बड़े मुसलमान होते हैं अब तो गेम बहुत बुरी तरह से उन्होंने रिग कर दिया और इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके वो मॉस्को में और ईरान में अटैक करवा चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे भी होने ही वाला है ये जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट खुरासान या किसी का भी नाम लेके, और embrace ourselves for the worst because the worst of the great game has begun. Slog overs. It's now or never. आतंकवादी संगठन जिनकी संख्या तालिबान के अंदर कुछ 4-5 रह गई थी ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ अशरफ गनी एंड ऑल दिस, बिकॉज तालिबान के पास वैसे भी अब तो अहमद मसूद का इंटरव्यू भी आ गया। अहमद मसूद ने तो खुद बोला है कि तालिबान के पास 1 इंच जमीन नहीं थी अफगानिस्तान की, और ये जो प्रोपेगेंडा कह रहा था कि पूरा साउथ ऑफ काबुल जो है वो पूरा का पूरा जो है वो तालिबान कंट्रोल करता है, और ये जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट इज बेसिकली अ मेयर ऑफ काबुल। अशरफ गनी को और हामिद करजई को बोलते थे कि दे आर मेयर ऑफ काबुल, क्योंकि काबुल के बाहर इनकी कहीं कुछ नहीं है। और ठीक है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में पंशीर वैली और इधर उधर जो है थोड़ा बहुत, लेकिन साउथ ऑफ काबुल कुछ नहीं है। तो ही सेड इट वाज अ कंप्लीट लाई। बिल्कुल, ही सेड इट वाज अ कंप्लीट लाई, और बोले कि अफगानिस्तान कभी भी सरेंडर नहीं करता, अफगानिस्तान तालिबान कभी टेक ओवर नहीं कर सकता था। कहा कि मैं जा करके मैं पूरे अफगानिस्तान में घूमा, मैं लोगों से मिला, मैंने लोगों से बात की, मैंने अशरफ गनी से बात की, लेकिन क्या कि अशरफ गनी न मेरी बात सुनने को तैयार थे, न समझने को तैयार थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कहीं से ऑलरेडी ब्रीफिंग लेके बैठे हुए हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टे आइडल। हमें भी कहा गया था ये बात, ये हिंदुस्तान सरकार से बहुत उच्चतम स्तर पे कहा गया था कि आप लोग अफगानिस्तान में कुछ भी ना करें। क्लियरली ऐसा मैसेज आमने सामने कहा गया था, वी विल टेक केयर ऑफ योर इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। और हमारे चुनिंदा उस समय के जो निर्णय करता थे वो लोग आ गए उस बेवकूफ़ पने की बात में और मान लिए वो बात। और मुझसे निजी तौर पे कहा गया था ये बात असाइनमेंट पे जाने से पहले कि नो, वी डोंट हैव टू डू मच देयर, वी आर जस्ट इन अ सपोर्टिंग रोल टू द अमेरिकन्स, सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट, लेट देम हैंडल इट। तो ये मानसिकता जब अफगानिस्तान के बारे में आपके यहाँ पे सीनियर मोस्ट लेवल पे आ चुकी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जाने के 1 महीने बाद ये प्लान भी पूछना शुरू कर दिया कि सर ये लोग जीत नहीं सकते, ये तो हारेंगे और ये लोग यहाँ से भागेंगे बुरी तरह से। उसके बाद हमारे पास प्लान बी क्या है? ठीक है, प्लान ए वी आर सपोर्टिंग देम व्हाटएवर, बट व्हाट इज द प्लान बी? आई एम स्टिल आस्किंग दैट, नोबडी हैज एन आंसर टू इट। व्हाट वाज आवर प्लान बी इन बांग्लादेश? व्हाट इज आवर प्लान बी इन पाकिस्तान? वी डोंट हैव एनी प्लान बी। वी नीड टू गेट फोकस्ड ऑन हैविंग द प्लान बी, because if Bharat Varsha has to survive, it is high time that we start playing the game and give up on this hide and seek. Jai Maa, Jai Hind.